जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है हम ऑलरेडी कर चुके थे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो हम 5 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं साथ में, राइट। और इन 5 टॉपिक्स के थ्रू हमारा प्लान है कि हम 50 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट करके आएंगे इस बार के एनडीए के मैथ्स के एग्जाम में, राइट। जो ये 5 टॉपिक मैंने चुना है वो है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर है कैलकुलस, फिर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर है ट्रिगोनोमेट्री और फिर कुछ छुटके मुटके टॉपिक्स हम कर रहे होंगे, राइट। जिसके थ्रू हम मैथ में इंश्योर करेंगे कि 50 प्लस क्वेश्चन करके आए, राइट। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में एक वीडियो और ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, राइट। हम साथ में कर चुके हैं एक वीडियो जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आई थिंक वो सेकेंड नंबर पे इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सर हमारे, और जितने भी फॉर्मूले थे रिलेटेड किससे, मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से, सब हमने एक सिंगल वीडियो में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो वो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में आई थिंक दूसरे नंबर पे मिलेगा। उस वीडियो में बस थोड़ा सा इशू है जो कि साउंड अनसिंकिंग का है, ऑडियो अनसिंकिंग का। तो उसको मैंने अब इस वीडियो में इम्प्रूव कर दिया है। तो आइए बिना किसी देर के जो भी हमने सीखा था उसको हम इस वीडियो में अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा NDA 2 का और NDA 3 का PYQ है, राइट। उसके थ्रू हम जो भी मैट्रिक्स में, हम ये देखिए, ये आपका NDA एग्ज़ाम का PYQ है 2023 NDA एग्ज़ाम 2 का, राइट। तो इसको हम, इसमें जो भी मैट्रिक्स के जितने भी PYQ आए थे उसके थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे उनको रिवाइज कर लेंगे। और हमारा टारगेट है कि 10 में से 10 क्वेश्चन हम यहीं से करके आएंगे NDA मैथ्स में, राइट। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आप NDA 1 2023 का भी हम इसी से तरह साथ कर रहे होंगे। इसके अलावा जो फार्मूला वगैरह ऑलरेडी हम सेकेंड वीडियो में, जो इससे पहले आई थी लेकिन प्लेलिस्ट में 2 नंबर पे आपको मिलेगी, उसमें फार्मूला वगैरह डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी। तो फार्मूला वगैरह, टाइप्स वगैरह, वो आपने वीडियो पहले देख के आइए, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टाइप है। तो वो इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें तो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, यानी उन कॉन्सेप्ट को सिर्फ अप्लाई कर रहे होंगे। तो पहले वो वीडियो देख के आइए। देखिए फार्मूला वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार और इसको दिखा भी दूंगा, जो फार्मूला इसमें लिखा है, और जो नहीं लिखा है उसको हम वापस फिर से रिवाइज भी कर लेंगे, राइट। ओके, so yes, so name is SSB Ek Dastan, and again Jai Hind. Let us start with this NDA 2 2023. Okay, so जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये। तो A बराबर आपका क्या है, 1 2 3, और डिटर्मिनेंट आपको निकालना है I प्लस A ट्रांसपोज का। इसका क्या वैल्यू होता है यही आपको निकालना है। तो इसका इंग्लिश वर्जन में हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, सो ये हमारा A इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट I प्लस A ट्रांसपोज वेयर I इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सिंपल सा बात है कि आपको पहले ये पोर्शन सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट वाला। तो उसमें आपको पहले A ट्रांसपोज लगेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप बोलेंगे कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अपने को मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 1 1, यहाँ पे होता है सर 0, यहाँ भी 0 होता है, फिर यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, ये सारे एंट्री 0 होता है। सर यही हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। और A ट्रांसपोज भी सर अपने को निकालने आता है। A ट्रांसपोज का मतलब रो को हम कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो। जैसे ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। तो इसको आप कॉलम वाइज लिख देंगे 1, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे 2, यहाँ पे आप लिख देंगे 3। इस तरह से हम लिख लेंगे। ओके, अब इसी तरह से आपको A के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब A ट्रांसपोज निकालना है, राइट। एक बार को फिर से एक बार है ना, लेट अस चेक द साउंड, बिकॉज पिछली वीडियो में क्या हुआ था, ये वीडियो मैं मॉर्निंग में भी रिकॉर्ड कर रहा था। एक बार पूरा रिकॉर्ड करने के बाद पूरे वीडियो से पता चला साउंड ही मिसिंग है, राइट। तो देन अगेन आई एम रिकॉर्डिंग इट। ओके, चलो एनीवे, सो 1 2 3। ओके, सो A इंटू A ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम, सॉरी, ओके इसको हटा देते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A लिखेंगे। तो A हमारा क्या है, 1 2 3, इस तरह से कॉलम के फॉर्म में 1 2 3। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। CR रूल भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि CR रूल क्या होता है, राइट, है ना। फर्स्ट का कॉलम, यानी कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये है 3x1, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1x3। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले का जो कॉलम है, कॉलम सेकंड नंबर पे होता है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो रो होता है, यानी कि 3 रो है, और कॉलम सेकंड नंबर पे होता है। तो ये कॉलम और ये आपका रो, तो कॉलम और रो सेम हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3x3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया कि
कॉलम एक फर्स्ट के रो को लेते हैं और सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट के रो को लेंगे यानी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। तो फर्स्ट के रो को सेकंड के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड के फर्स्ट के रो को सेकंड के सेकंड कॉलम से, ओके, और फर्स्ट के रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से, इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉलम खत्म हो गया, अब 2 पे जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसी तरह 3 पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आपको आ जाएगा ए ट्रांसपोज का वैल्यू। अब फाइनली आपको आई का भी वैल्यू मालूम है और ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू मालूम है। अब आप क्या कर सकते हैं, आई और ए ट्रांसपोज को जो है ऐड कर दीजिए, राइट। इसके बाद मैं यहाँ बता देता हूँ, आई और ए ट्रांसपोज को बस आपको ऐड कर देना है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 1 एलिमेंट वाइज ऐड करते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा आपका। और आगे ऐड करिए तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 0 है, 2 है, ऐड करते चलिए, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और ऐड करिए 0 3, फिर ये 6 और ये 10 हो जाएगा। ये आपका ये आ जाएगा। अब बस आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी रो के अलॉन्ग क्या कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो मैं चुन लेता हूँ R1, इसके अलॉन्ग एवेलुएट करेंगे। कैसे करेंगे एवेलुएट, तो वो मैंने आपको बताया था, ओके। तो वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये जो इस स्लाइड में भी एक्चुअली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1 2 3 1 2 3, ओके। तो इसको करके हमारे पास फिर ए ट्रांसपोज ये आ गया था, फिर हमने इसको सॉल्व किया था, तो ये वाला हमारा मैट्रिक्स आया था। फिर उसको डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे कर रहे थे, 2 2 3 2 5 6 3 6 10, ओके। यहाँ पर जगह है, यहाँ पे बता देता हूँ, 2 2 3, उसके बाद हमारा है 2 5 6 और 3 6 10, 2 5 6 और 3 6 10, 2 5 6 और हमारा है 3 6 10। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में जो हमारा फर्स्ट एंट्री है 2, इसको हम लिखेंगे 2, और उसके बाद हम इस वाले जो पूरा रो है इसको हाइड कर लेंगे, इस वाले पूरे कॉलम को हाइड कर लेंगे। 2 से शुरू होने वाले रो को, 2 से शुरू होने वाले कॉलम को हम हाइड कर लेंगे। तो क्या बचेगा, 5 6 6 10 बचेगा, राइट। उसी तरह 2 पे जाएंगे तो माइनस, अब यहाँ पर हम लिखेंगे -2, ओके। और उसके बाद जो एंट्री बचेगा 2 3 6 10, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तीसरे, वहाँ पे हम 3 लिखेंगे, प्लस का 3, फिर लिखेंगे 2 5 3 6। यानी आपको बात समझ में आ रहा है कि आपको पहले ये वाला 2 लेना है, उससे शुरू होने वाले रो और कॉलम को हाइड करना है, फिर ये वाला 2 लेना है, फिर उससे शुरू होने वाले रो कॉलम को हाइड करना है, फिर ये वाला 3 लेना है, फिर उससे शुरू होने वाले रो कॉलम को हाइड करना है। डायगोनल वाले गाँव में अगर आप रहेंगे, डायगोनल वाले गाँव में रहेंगे तो आप माइनस साइन लेंगे, सॉरी आप प्लस साइन लेंगे। तो ये डायगोनल लोकेशन है, ये डायगोनल, जहाँ पे भी ये वाला डायगोनल लोकेशन है, ये भी डायगोनल लोकेशन है, ये दोनों डायगोनल है, तो वहाँ पे आप प्लस साइन लेंगे, बाकी हर जगह आप माइनस साइन लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 माइनस, इसको आई थिंक मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको सॉल्व करके रखा है यहाँ पे, राइट। क्योंकि बोला था ना कि मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, राइट, बट उसमें साउंड का इशू आ गया था इसीलिए। तो मेन बात है कि आपको समझ में आए चीज़ें। तो 50 माइनस 36 और 2 20 माइनस 18 3 12 माइनस 15, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ओके। इसको हम सॉल्व कर लेंगे आप पूरा, तो इसका जो आंसर है हमारा 15 आता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 15, ये वाला जो आंसर है हमारा सही है, ओके। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। जो फार्मूला वगैरह है उसको हम एक बार और इसमें देख लेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जैसे इसमें आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा वो CR रूल से चेक होता है। ये जानवर जो है हमारा CR है, तो उससे CR रूल, राइट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आई थिंक इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं लिखा है, तो मैं एक बार जल्दी से आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बता देता हूँ कि कैसा कैसा मैट्रिक्स होता है, राइट। और एक और हम क्वेश्चन कर लेंगे जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा क्लियर हो जाए। एक 3x3 ऑर्डर का अच्छा सा मैट्रिक्स लेके हम देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओनली वन रो। इसमें जो होता है एक ही रो होता है, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके अलावा रो मैट्रिक्स के बाद हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम होता है। इसके अलावा हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका m बराबर n होता है, मतलब जितने रो होते हैं उतना कॉलम होता है। उसके बाद हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपका
जो आपका डायगोनल पे एंट्री होता है, डायगोनल पे यानी कि ये मान लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बाकी सब 0 0, मतलब डायगोनल पे सिर्फ नॉन जीरो एंट्री होगा यानी 1 2 3, बाकी सब 0 होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका अपने आप में कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसके आगे मैं एस लिख देता हूँ। दूसरा एक मैट्रिक्स होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स आपका होता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये एंट्री 3 हो, ये भी 3 हो, ये 3 हो, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होता है लेकिन हर एंट्री सेम होता है। ओके, एस से स्केलर, एस से सेम। और ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहचान वाला मैट्रिक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये अगर 3 ऑर्डर के लिए हम लिखें तो ये ऐसे लिखाता है, हर एंट्री यहाँ पे ये जो ऐसे 1 1 और फिर ये 1, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा 7 नंबर पे आता है नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स ऑब्वियस है, हर एंट्री इसका 0 होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोल ले या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम याद रखेंगे। इसके अलावा एक और टाइप होता है जो कि होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का। कौन सा मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका कि डिटर्मिनेंट 0 हो, जिसका कि डिटर्मिनेंट कितना हो? 0। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई थी, है ना। इसके जो फर्स्ट वाला वीडियो है, जो प्लेलिस्ट में आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा, उसमें ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। डिटर्मिनेंट वगैरह क्या होता है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद है एक, हम सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला वगैरह तो उसमें लिखा ही हुआ है, मैं पहले आपको क्वेश्चन डायरेक्ट हर क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या फॉर्मूला इसमें लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है वेल एंड गुड, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप जाके पहले वो वाला वीडियो देखिए, उससे फॉर्मूला वगैरह नोट करके अपने पास में रखिए A4 शीट पर, और उसके बाद इसको अप्लाई करिए इस वाले क्वेश्चन पे। राइट, ओके, समझ बात आ गया? राइट चलो, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इफ ए बी एन सी आर। अब सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे साथ में। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, करीब 20 के अराउंड सवाल क्वेश्चन करके हम समझ रहे होंगे कैसे इसको किया जाता है। इफ ए बी एन सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एट डिटर्मिनेंट बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए इनवर्स बी सी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे 2 ए इनवर्स बी सी। एग्जाम में आपका टारगेट पे आप हिट करिए कि क्या आपको निकालना है, यानी कि क्या डिमांड है क्वेश्चन का। राइट, और उसके बाद क्वेश्चन में हर एक डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी डेटा को आप मिस नहीं करिएगा। ओके, अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होता है k टू द पावर n इंटू ए। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि ए इनवर्स बी सी जो है ये पूरा एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर कितना है? 3 है। तो जब ये 2 बाहर निकलेगा तो 2 पावर 3 बन के निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा? ए इनवर्स बी सी। राइट, क्योंकि k के साथ अगर a मल्टीप्लाई हो तो k पावर n निकलता है, जहाँ की n ऑर्डर होता है। n क्या होता है? ऑर्डर। ओके, तो इसको जरा हम याद रखेंगे। तो 2 का क्यूब हो गया 8, और a इनवर्स बी सी है तो एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b अगर कहीं दिया है तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा होता है। तो 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और ये पूरा एक मैट्रिक्स अगर मान लें तो बी सी का डिटर्मिनेंट। और आप क्वेश्चन में देखें, अगर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एग्जाम में ये भी खुद से पूछना चाहिए कि एम आई मिसिंग ऑन समथिंग। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए सर कि एम आई मिसिंग ऑन समथिंग, क्या कोई डेटा है जो मेरे से मिस हो रहा है? ओके तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 ए इनवर्स, तो 8 ए इनवर्स, और यहाँ पे बी सी हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी आप देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी क्या है? 8, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी क्या हो जाएगा? दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक और बात जो है यहाँ पे फॉर्मूला मैं साइड में लिखते चल रहा हूँ कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसी तरह का बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि
PDF में तो मिस हो गया है, राइट, क्योंकि PDF आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू सेव द PDF, राइट। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल टेक केयर कि आई सेव द PDF। लेकिन जो वीडियो है उसमें सारा फॉर्मूला मेंशन्ड है, तो आप प्लीज़ जो इसका जो मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो देखिएगा, राइट, और उससे जो है फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ए इनवर्स हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स को आप बोलेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए कट गया तो यहाँ पे आपका 16, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। देखिए किस तरह से आप 10 जो क्वेश्चन है 10 में से 10 सही करके आएंगे अगर आप सिर्फ मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो जो भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है अभी उस वाले वीडियो में, ये PDF भी आई थिंक यहाँ पे जो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, नाम है SSB एक दास्तान, यहाँ पर हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे किया है। ये तो आपका ये ऑर्डर वाला हो गया, मैं आपको उसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है ये सारा फॉर्मूला। ओके, जितने भी फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट जो भी था सब उसमें लिखा हुआ है। ओके, वापस आते हैं। अब चलते हैं आगे। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसको करते हैं। ओके 7, चलो 7 को करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 2, करीब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने करना है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। सर 7 नंबर, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसा है 3, ऑर्डर 3 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो भी दिया है इसका वैल्यू निकालना। अब आपको एक दो बात जो है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो अभी भी नोट कर सकते हो वरना वीडियो से। ओके, कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है वो आपका सिमेट्रिक है, क्या है? सिमेट्रिक है, तो ए का पावर n चाहे आप जितना भी ले लो वो भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर आपका कोई मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, जो कि क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप ए का जो भी पावर लो अगर वो पावर इवन है, अगर वो पावर क्या है? इवन है, तब तो सिमेट्रिक आएगा। लेकिन अगर वो पावर ऑड है तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ऑड पावर पे स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर और एक और बात की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है 0 आता है। डिटर्मिनेंट कितना आता है? 0। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ ए का ऑड पावर तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो डिटर्मिनेंट 0। यहाँ ए का 1 पावर ऑड पावर तो डिटर्मिनेंट 0। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4a पावर 4, तो इसका जो 4 है आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप बताइए 4 क्या बन के बाहर निकलेगा? तो ऑर्डर 3 है तो 4 पावर 3 बन के बाहर निकलेगा और अंदर बचेगा a टू द पावर 4, और यहाँ बचेगा 2 का पावर 3 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ जो है -1 है तो -1 का पावर 3 निकलेगा और अंदर बचेगा i। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है? ये कि डिटर्मिनेंट जो होता है k यानी कांस्टेंट इनटू a का k पावर n होता है, n ऑर्डर होता है, n ऑर्डर होता है। अब a पावर 4 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? तो a पावर 4 को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इंटू a इंटू a। इसको अगर हम अलग करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसमें क्या बताओ आप, कोई खास फॉर्मूला लग रहा है? जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वही फॉर्मूला आराम से लग रहा है। ओके डन। तो ये हो गया आपका 4 क्यूब, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 बार आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, तो 0 अगर 4 बार भी लिख लें हम, ए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, तो वो 4 बार आए चाहे 10 बार आए तो ये भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और बस ये लास्ट वाला टर्म बचेगा, यानी कि 0, ये सिर्फ लास्ट वाला टर्म बचेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो ये जो आंसर आएगा फाइनली -1 आएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। राइट, आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब चलते हैं आगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। राइट, कलर बदल लेते हैं। ओके, तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको अब हम करेंगे। राइट, लेकिन उससे पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि जो भी फॉर्मूला है उसका एक A4 शीट में जो है लिस्ट जरूर बना लीजिए, है ना, और उसको वहाँ से देख लीजिए। राइट, और ये वीडियो अगर आप अभी भी आगे देख रहे हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसे सिर्फ वीडियो देखने से। आपको पहले फार्मूला साथ में रखना पड़ेगा, वो फार्मूला वाला साथ में रखिए, फाइल खुद से नोट करके बनाइए, और उसके बाद इसको आइए तो आपको फिर मज़ा आएगा बनाने में, और वही फार्मूला याद करिए, आप सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये आप उसी फार्मूला के थ्रू मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ आपके सामने में कि कैसे उसी के थ्रू हम सब करके आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ए आपका ये है, और ये इस तरह से आपका मैट्रिक्स दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप फिर अब अगेन वही बात कि अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है। मतलब जो भी एंट्री आपका ऐसे करके लिखा हुआ है,
पहले तो डायगोनल पे एंट्री 0 0 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4। तो ए आई जे माइनस ए जे आई नहीं हुआ, यानी कि A12 जो है A21 का उल्टा होता है। A12 क्या है 2 और A21 क्या है -2, दोनों एक दूसरे का निगेटिव होता है, राइट। तो यानी कि इस मैट्रिक्स को देखते के साथ कि ये डायगोनल पे 0 0 है, बाकी 3 -3 4 -4 5 -5, यानी कि ये तो डिटरमाइन हो गया कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? एसक्यू सिमेट्रिक। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम इवन पावर लेंगे तो सिमेट्रिक आएगा। तो एसक्यू सिमेट्रिक कैसे हो गया? ये तो गलत है, यहाँ भी एसक्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, गलत है। तो इस दोनों में से कोई हो सकता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अभी आप जानते हैं कि 0 आएगा, क्योंकि अगर हम इवन पावर ले भी लें ए स्क्वायर, तो इसको हम a इंटू ए लिख सकते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, क्योंकि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपके लिए फुल टॉस हो गया, और आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, अगर आपके पास फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला स्टॉक में है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला का जो लिस्ट है बहुत ही लिमिटेड रखना है। आप एकदम आराम से जो एनसीईआरटी का किताब है आपके पास, उसमें जितना भी फॉर्मूला वगैरह दिया है, इंपॉर्टेंट बात है ना, ब्लू बॉक्स में जो भी दिया है, रिमार्क्स में जो भी दिया है सॉरी, कोई अच्छे क्वेश्चन में जो दिया है उसको नोट कर लीजिए पहले अपने डायरी में। उसके बाद आर.डी. शर्मा का बुक ले लीजिए, और उसमें भी जो रिमार्क्स में दिया है, सब कुछ दिया है, उसको भी नोट कर लीजिए, है ना। क्लास 11th क्लास 12th का जो भी आपका बुक है उसको नोट कर लीजिए। ओके, अगर आर.डी. शर्मा का आपके पास बुक नहीं है तो ये आप कोई भी बुक ले लीजिए, या फिर इंटरनेट से भी जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है ना, लिमिट्स को लेके, उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, ज़्यादा आगे नहीं जाना है ना, लिमिट रखना है खुद को, जी एडवांस तक नहीं जाना है आपको। ओके, लिमिट रखना है खुद को, बेसिक बेसिक बातें जो भी एनसीईआरटी के अराउंड है ना, वो नोट कर लेना है। आई थिंक आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल बेस्ट बुक है। उसके बाद आप PYQ करिए, बस खत्म, इतना करके, और इसी को आप रिपीट करिए, है ना। इतना करके मैं आपको शो कर दूंगा कि बस इतना ही किया है मैंने भी इस वीडियो में, है ना। इतना ही करके हम सब क्वेश्चन करके आएंगे, ज़्यादा इधर उधर में मत पढ़िए, ये वाले बुक का 500 सवाल बना लेना, ये वाले, ठीक है। और टॉपिक वाइज करिए, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको तो करिए। जो यहाँ पे 5 टॉपिक मैंने बताया है, इसको पहले करिए, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा आ रहा है। छूट के टॉपिक्स में तो फिर तो हम देखेंगे, जब हम छूट के टॉपिक्स पे पहुँचेंगे मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। छूट के टॉपिक्स में हम सबको ही, है ना, एक बार देख ले रहे होंगे, राइट। ओके, सो 2 3 4 ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी 0 0। आपको मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में, कि डायगोनल मैट्रिक्स अभी पढ़ाया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, कि ये जो एलिमेंट सब होता है, ये जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होता है, बाकी सब 0 होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, और ये कहीं ना कहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है कि डायगोनल पे एलिमेंट हो और बाकी सब 0 0, बाकी सब सिमिलर हो, 0 0 0 0। अब 0 होना जरूरी नहीं, बट सिमिलर होना जरूरी है। और ऐसे भी आप इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो आप मिला लीजिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो एक, अब इससे क्या बात पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका अब अगर आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आएगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एवेल्युएट करिएगा, तो ये डिटर्मिनेंट आपको 24 आएगा। आप कर लीजिए एवेल्युएट फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आए तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि an जो है सिंगुलर होगा, तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि B सही हो गया, राइट। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऐसे भी देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप, क्या बोल रहा है अगला ऑप्शन, कि an विल ऑलवेज भी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो an हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये ऑलरेडी मैं आपको जो है PDF भेज चुका हूँ, और ऑलरेडी जो है ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट। मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारा है कैसा दिखता है, और अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, राइट। एक मिनट, ये तो क्वेश्चन रहा अपना ये वाला। ओके, ये सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में है। आप वीडियो को रोक के अगर इसमें आपको नोट करने लायक कुछ लग रहा है तो इसको नोट जरूर करिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम गुना करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो सिंगुलर मैट्रिक्स ही आता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो a पावर n भी सिमेट्रिक होगा। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया होगा, राइट, तो आप उस फर्स्ट वीडियो जो मैट्रिक्स वाला है, कॉन्सेप्ट वाला, उससे आप नोट कर सकते हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट उस फर्स्ट वीडियो में मिस हुआ होगा वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के ऑल इन ऑल वीडियो रहने वाला है मैट्रिक्स के लिए। ओके, चलिए, ये हो गया। तो यानी कि an विल ऑलवेज बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, सही बात है। an हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, चाहे an का कितना भी पावर ले ले, है ना। डायगोनल 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 कितना भी गुना है, डायगोनल होगा। an सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अभी सिमेट्रिक था, तो 2 और 3 दोनों सही है। ओके, HP पे हम आएंगे। अब चलते हैं आगे। और कोई क्वेश्चन है? नहीं।
कितने क्वेश्चन हो गए? आई थिंक 8 और 9, और उधर आई थिंक 3 सवाल थे ना, 4 5 6, 3 2 5, ठीक है 5 सवाल हो गए। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन याद रखिए कि हम छठा सवाल कर रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा है और यहाँ पे लिखा है, और आपको वैल्यू ऑफ ई निकालना है। अब आप एक तो आपके पास तरीका है कि आप इस डिटरमिनेंट को क्या कर लीजिए, एवेलुएट कर लीजिए, ठीक है, एक तो वो तरीका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचिए आपको वैल्यू निकालना किसका है, ई का। ई तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अगर है तो इधर आप जो भी इवेलुएट करेंगे, इधर एक्स वाले टर्म से तो आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब एक्स वाला टर्म आपके लिए बेसिकली है ही नहीं, आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म से मतलब है, राइट। मतलब एक्स वाले टर्म का आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्स वाला टर्म चाहे जितना भी आए, ओके, आपको तो सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म बचेगा उससे मतलब है। तो यानी कि एक्स का वैल्यू आप इसमें कितना पुट कर दीजिए, 0। तो एक्स का वैल्यू अगर आप 0 पुट करिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे पुट करेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे पुट करेगा तो -3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे आपका 0 आएगा, राइट। इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। इसका आपका ई का वैल्यू निकालना था, तो इसमें आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो डायगोनल पे एंट्री है वो 0 है, और बाकी एंट्री अपोजिट है, 1 -1 3 -3 4 -4। अगर ऐसा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। देखा कितना हो गया फुल टॉस आपके लिए सवाल, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो। अब कुछ सवाल जो है ब्रेन आपका मांगते हैं, राइट। कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें को आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना होता है ना, और आपको अपना दिमाग चलाना होता है, और या फिर कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके उसको प्रूव करना होता है, राइट। तो उस तरह के भी सवाल आते हैं। तो ये तो हो गया, ये मैं आपको एक पैरेलल ये भी स्लाइड दिखाते चल रहा हूँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो हो गया। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इवैल्यूएटिंग कॉम्प्यूटिंग वाला बात बता दिया था। और कभी कभी हम एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स, और ऑप्शंस का मदद लेते हैं। यही वो क्वेश्चन है जिसमें हम वैसा कर रहे हो। तो इसके बारे में बता देता हूँ। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या दिया है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आर इक्वल टू 1 और -1। अगर किसी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हर एलिमेंट या तो 1 है या तो -1 है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इसमें आप सोचिए कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, पूरा 1 1 1। तो अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है कि अगर रो आइडेंटिकल है, अगर कोई दो रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ से तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, -1 भी लेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कोई वैल्यू ले लें, 1 -1 1 -1 1 1 और 1 1 -1, और इसको हम एवेलुएट करना चाहें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों रो को ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा, -1 1 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -1 1 1 1 -1। इसको एवेलुएट करेंगे इस रो के अलॉन्ग, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से जो आंसर आएगा -1 -1 -2, यानी कि माइनस का 4 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है, मतलब आंसर इवन नंबर आ रहा है, राइट। तो यानी कि 0 ओनली तो नहीं होगा, ऑड नंबर तो होगा नहीं, यहाँ पे भी ऑड नंबर है तो होगा नहीं, मतलब एक इवन नंबर आएगा, नॉट नेसेसरली 0, हर हमेशा 0 नहीं आएगा। तो ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें जो है आपका दिमाग लगाना जरूरी है, यानी एग्जाम्पल लेके, जब कुछ ना काम करे दिमाग में तो आप एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। 17 नंबर क्या है, ए बराबर आपका ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसके लिए तो आपको मैंने इतना फार्मूला बताया है ना, अगर आप वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको फार्मूला पता होगा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, एडजॉइंट माइनस का पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, राइट। ये फर्स्ट वाले वीडियो में भी लिखा था, और जो कुछ फर्स्ट वाले वीडियो में वो इस वीडियो में लिख रहा हूँ, राइट। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, राइट, वो कि ताकि आपका वो पॉइंट मिस ना हो, राइट। और ये कुछ एग्जेगरेट लग रहा है तो उसको मैं ओके विल फिगर इट आउट, है ना, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट अप। और चीज़ों को हम सिर्फ क्या कहते हैं, जो पढ़ाई वाला मैटर है उसके तक ही रखेंगे, राइट। ये इसमें क्या होता है, ये लाइव में थोड़ा अच्छा रहता है कि हम डिस्कस कर सकते हैं, आपस में चैट्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो है तो वन वे रहता है, राइट। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ अपनी साइड से कि थोड़ा आपसे बात भी कर लूँ और आपको थोड़ा कुछ बातें अलग हैं वो भी आपको बता दूँ। ओके, कमिंग बैक टू नॉर्मल बिजनेस, दिस इज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1 होता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1, या कोफैक्टर का भी डिटर्मिनेंट यही होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है 7 कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1 का स्क्वायर। तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, वो होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ n -1 का स्क्वायर, ठीक है।
राइट। अब तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आप सिर्फ बहुत फार्मूला बता रहे हो, फर्स्ट वाले वीडियो में भी आपने फार्मूला बताया, तो फार्मूला तो हमको पता है, राइट। तो फार्मूला पता होने से नहीं होगा, आपको फार्मूला एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, ये उसके लिए फार्मूला को कितने बार पढ़ना है, राइट। कौन कौन से फार्मूला को पढ़ना है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे फार्मूला को पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें ज़रूरी हैं, राइट, है ना। आप रैंडम चैप्टर्स उठा के रैंडम सवाल बना रहे हो, प्लीज़ वैसा मत करो, राइट। और जो ये 5 चैप्टर्स कर रहे हैं उनको पहले कंप्लीट करो, और उसके बाद ही जो छुटके मुटके टॉपिक्स हम बोल रहे हैं उसमें जाओ। डिटरमिनेंट एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा बात है, ये ए है तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे, पहले निकाल लेते थर्ड कॉलम के लॉन्ग, तो 1 के लॉन्ग एवेल्यूएट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट 6। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। -1 तो ये 1 हो जाएगा, 6 - 1 5, तो 5 आएगा इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 5। और ऑर्डर आपका जो है, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो तो हमारा 5 आ गया। एन ऑर्डर होता है तो ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 5 पावर 4 जो है हमारा 625 हो जाएगा। तो मैं आपको वो भी बता रहा था कि क्यों आपको फार्मूला वगैरह रिवाइज करना है। ओके, अब चलते हैं आगे। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, अगर आप देखें ये 6 था, ये 7 नंबर क्वेश्चन था हमारा, ये 8वां क्वेश्चन हमने किया। और अब चलते हैं आगे, करीब इसमें जो है 11 क्वेश्चन है, 9। ये देखिए अगेन ए बराबर आपका दिया, अगर आप इसको देखेंगे और आप वीडियो देख के आपको देखते के साथ समझ में आ जाएगा चूँकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। और इसमें भी आपको मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का राज करके, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के राज, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। वो दिखता कैसा है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, और उसका कितना भी पावर ले लें तो आई ही आ जाता है, कितना भी पावर आप ले लें, 1 का कितना भी पावर ले लें तो वही आ जाता है। तो ये सारा राज है। तो यहाँ पे देखिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बस ए बोल के लिखा है लेकिन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हटा के हम आई कर लेते हैं, तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, और ए का कितना भी पावर ले लीजिए आई का तो आई ही आएगा। 23 - 19 आई -4 आई, तो 19 4 23 माइनस कट गया, तो नल मैट्रिक्स खत्म। इतना हल्का हल्का सवाल आपसे पूछ रहा है, राइट। तो इस पर फोकस करिए आप। 19, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। अब ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन हम आ रहे हैं, 10th क्वेश्चन को कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। इफ सी इज द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, यानी आपको सी स्क्वायर का निकालना है। अब देखो कितना आसान है, सी स्क्वायर सी इंटू सी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ सी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी। और को फैक्टर का डिटरमिनेंट ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है, इसमें देखो इसी में टॉपिक पढ़ा हुआ होगा को फैक्टर्स वाले भैया। तो कोफैक्टर्स वाले भैया के बारे में, कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनर क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनर्स क्या होता है। ये देखो कोफैक्टर्स हो गया, ये माइनर, ओके। माइनर में हम साइन नहीं लेते हैं और कोफैक्टर्स में हम साइन लेते हैं। कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये, और उसके बाद जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड कि को फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है कि को फैक्टर का डिटरमिनेंट वो एडजॉइंट वाला ही फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1, तो को फैक्टर वाला भी वही होता है, तो इसमें लगा दो आप। तो को फैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 टू द पावर, यानी ए का डिटरमिनेंट टू द पावर n - 1, तो 3 ऑर्डर भी 3 है, ऑर्डर भी 3 है, तो उसका -1 यानी कि 2, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 9 यानी कि 81 इस सवाल का सही आंसर है। अब 11 और आखिरी क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, राइट। तो कुछ आपके समझ में आ रहा है कि 11 क्वेश्चन जो आपका सिर्फ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से एकदम फुल टॉस हो गया है, राइट। एकदम आराम से आप उसको बना सकते हो, सिर्फ जो फार्मूला का सीट, तो पहले उसको कर लो मेरे भाई, राइट। तो प्लीज़ सर मैम जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, प्लीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कर लीजिए, राइट, सबसे पहले। और उसके बाद जो ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस ऑर्डर में करिए, है ना। आप एक बार एनालाइज तो करिए कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, राइट। और उससे मात्र 25% मार्क्स जो है सेक्शनल कट ऑफ होता है ना। यानी कि आपको 30 क्वेश्चन ही बस मैथ में सही बनाने रहते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन से कट ऑफ थोड़ी क्लियर होता है, इसलिए हम लगभग 50+ क्वेश्चन के आसपास टारगेट करेंगे, ओके। और वो इसमें से हो जाएगा। चलिए, इफ़ ए के बराबर ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 ये सब। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के ये दिया हुआ है, ओके। तो A1 में, तो ए के पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ए के का जो डिटरमिनेंट है, इसके डिटरमिनेंट को हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k - 1 k -2 k + 1। तो इसके पहले ही डिटर्मिनेंट को हम निकाल लेते हैं, तो ऐसे, क्योंकि हमको डिटरमिनेंट फाइनली निकालना ही है तो हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। k - 1 इंटू k + 1 यानी k² - 1, और यहाँ गुना करेंगे तो k इंटू k - 2, ऐसे गुना कर लीजिए। ये हो जाएगा k² - 1, ये हो जाएगा -k² प्लस
2k, ये कट गया, यहाँ से आपको आएगा 2k माइनस 1। और आप एक k का वैल्यू 1 डालिए तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आएगा, फिर 2 डालिए 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आएगा, फिर 3 डालिए 2 3 जा 6 माइनस 1 5, इस तरह से करते चलिए। और 100 डालिए तो 199 तक ये आपका एंट्री जाएगा। तो आप इसको आपको देखते के साथ समझ नहीं आ रहा कि ये ए पी है। अगर ये ए पी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, टोटल टर्म कितना है 100, 100/2, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 199। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, 200 100 बार में कट जाएगा, यानी कि डी आंसर आएगा। तो देखिए यही था आपका 11 क्वेश्चन, और सिर्फ ये जो मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं उसी से हम ये 11 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी एक दो बातें जो है, अगर आपका आई थिंक फार्मूला वाला सीट में, आई थिंक फर्स्ट वाले वीडियो में तो आई थिंक सभी आ गया है, राइट। तो एक बार को मैं आपको ना स्लाइड ये वाला भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में भी, अगर कुछ मिस हुआ होगा उस वीडियो में तो इस वीडियो में आ जाएगा। एक एक करके मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ स्लोली, आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या कोई फार्मूला मिस हुआ है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, बाकी ये सब क्या लिखा है क्या है नहीं है ये सब मैंने ऑलरेडी समझाया है फर्स्ट वाले वीडियो में। ओके, यही सब है, मैं सिर्फ आपको एक बार स्लाइड शो कर दे रहा हूँ। ओके, आई थिंक अब तो कुछ ज़्यादा है नहीं इधर, राइट। ओके, ये सब हमने कर लिया, डिटरमाइंड एडजॉइंट है ये सब फालतू। ओके, ये सब मैंने कर लिया, ये सब हमने कर लिया, ये भी कर लिया। मिक्स वेज वाले सवाल ऑलरेडी बोला था, मिक्स वेज यानी कि कभी कभी पूरे यूपीएससी में भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि आपको क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स का, उसमें एपी आ जाएगा, कभी जीपी आ जाएगा, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कभी लिमिट आ जाएगा, कैलकुलस आ जाएगा, ऐसे। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, सारा अच्छा से कॉन्सेप्ट पता है, कभी आपसे लोकस पूछ देगा तो आपको कोनिक सेक्शन का अगर सबका इक्वेशन मालूम है कि अभी, तो आप पता लगाओगे कि लोकस क्या है ना। तो वो सब हम छोटे मोटे टॉपिक्स में मैं आपको सब एक जगह पे लिख के रख दूंगा। तो मेरे वीडियो को बस आपको यही फ़ायदा होने वाला है कि एक जगह पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप रिवाइज करोगे तो नंबर भी आ जाएगा। ओके, चलिए अब फाइनली इसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ये आपका एनडीए नेवल एग्जामिनेशन 1 2023 है, तो इसको भी हम उसी तरह से कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। यस, ओके, इसमें चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखो, एक क्वेश्चन तो आपको बाइनरी नंबर वाला होता है, तो बाइनरी नंबर वाला तो फ्री का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो हम सीख लेंगे और वो क्वेश्चन हम करके आएंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका, लेट वे ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इफ जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आपको निकालना। तो इसको एक बार आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा आराम से, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ऑर्डर आपका 3x3 है, आपको ये निकालना है ना, डायरेक्ट आप इस पे आ जाइए, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3 है। अब आपको पता है कि 2 के साथ कोई मैट्रिक्स अगर लिखा है तो उसका ऑर्डर कितना है, वो उसका ऑर्डर 3 है, कुछ भी लिखा है एडजॉइंट का भी ऑर्डर 3 होता है, तो इसका ऑर्डर 3 है। तो यानी कि 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 पावर 3 बन के निकलेगा, एडजॉइंट आपका हो जाएगा 3a का। और आपको पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट कुछ भी अगर हमारे पास लिखा है तो उसका डिटर्मिनेंट होता है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो यानी कि ये तो आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a टू द पावर n-1, तो n-1 ये ऑर्डर 3 है तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 8 और 3 फिर जब बाहर निकलेगा, 3a का डिटर्मिनेंट है, तो आप थोड़ा सोचिए, जब 3 बाहर निकलेगा तो 3 का भी पावर 3 हो जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर पूरा। यही सब बारीक बात है जो आपको समझना है कि कैसे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो ये पूरे पे स्क्वायर है, तो 3a का डिटर्मिनेंट है, तो पहले 3a का डिटर्मिनेंट ब्रेक होगा, तो वो उससे 3 बाहर निकलेगा, 3 का क्यूब, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर 8, और यहाँ पे 3 का क्यूब है, फिर इस पे स्क्वायर है, तो 3 का क्यूब और स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा पावर। और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 6। लेकिन क्वेश्चन में तो 2 का पावर अल्फा और 2 का पावर बीटा है, तो अल्फा और बीटा 7 और 6 है, और 7 और 6 को जोड़ने का वैल्यू निकाल रहा है, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, खत्म है बात, राइट। तो देखो कैसे फॉर्मूला से गेम फिनिश। और तो मैं बोलते बोलते भी थक गया कि प्लीज़ सिर्फ जितना फॉर्मूला बताया उसी को रिवाइज करिए, उसी को रिपीट करिए।
कोई तो मान लो यार। 6 नंबर, चलो। लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसका? सेम ऑर्डर का। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ओके, तो मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही केवल पढ़ के जाओ, राइट। एनसीईआरटी और थोड़ा आपको आर डी शर्मा का भी एग्जाम्पल वगैरह देखना पड़ेगा। ओके, लेट ए एंड बी, उससे आपका चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए। तो आपको ये निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखो ए एंड बी सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज आपका बी होगा। आप ये ए बी माइनस बी ए जो है इसको आप सी मान लो, इसको आप क्या मान लो? सी मान लो, ए बी माइनस बी। ओके, तो अब आप सी का ट्रांसपोज ले लो। ये क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इस पर आप रिवर्सल लॉ लगा देंगे तो आपका ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पलट जाता है इसमें, और बी ट्रांसपोज तो आपका बी है, ए ट्रांसपोज ए है, और यहाँ बी ए माइनस ए बी। मतलब ए बी माइनस बी ए सी था तो उसका उल्टा आया है, मतलब सी ट्रांसपोज माइनस सी आया है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? अगर माइनस सी आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्री होता है वो जीरो होता है। ये तो नॉन जीरो बोल रहा है, नहीं गलत। तो 1 वाला जो भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, है ना। और द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, तो केवल 2 सही है, तो 2 ओनली हो जाएगा, दूसरा सही। तो इसमें भी गिनिए आप कितना क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन तो हम उसमें कर चुके थे, और इसमें ये 12, फिर उसके बाद अब गिनिए 13, 13, और ये हम 14th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, 14वां सवाल कर रहे हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, राइट। कई जो यूट्यूब पे भी इसका अगर सॉल्यूशन आप देखेंगे, किसी भी दूसरी जगह पे देखेंगे, राइट, तो वो थोड़ा सा उनसे जो है गलती हो गया इसमें। लेकिन यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर किया है इसमें इसका आंसर जो है सी दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी एंड सी ईच ऑफ सेम ऑर्डर एन। ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू सी, ए इज नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्री मल्टीप्लिकेशन का और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का, प्री मल्टीप्लिकेशन का और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का। यानी कि अब इसके आगे आप चाहें तो ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इन्वर्स ए बी, और यहाँ भी चाहें तो आप ए इन्वर्स ए सी ऐसे लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्वर्स से गुना करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, और आइडेंटिटी 1 की तरह होता है, तो 1 को किसी से गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा, 1 को किसी से गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी बी बराबर सी आ जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा कि जब ए इन्वर्स निकले, यानी कि ए इन्वर्स तभी निकलेगा जब ए नॉन सिंगुलर हो। क्यों? क्योंकि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है सर, अगर पहले नहीं बताया तो लिख लीजिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट में एक ट्रिक है यहाँ पर, कि दूसरे स्टेटमेंट में फिर वही दिया है कि बी एक्स बराबर सी एक्स, जैसे ए बी बराबर ए सी, तो क्या, तो बी बराबर सी है, तो बी एक्स बराबर सी एक्स है, तो क्या बी बराबर सी होगा। पर इसमें कंडीशन है कि फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स। अब यहाँ बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कि एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स मतलब हर कॉलम मैट्रिक्स के लिए सही करना है। नहीं, ये स्टेटमेंट जो ये एवरी है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या, कि इफ़ बी एक्स बराबर सी एक्स, यानी कि दिया हुआ है, कंडीशन लगा है। इफ़ जो है कैसा स्टेटमेंट है? कंडीशनल, कि बी एक्स बराबर सी एक्स है, किसके लिए? किसी कॉलम मैट्रिक्स एक्स के लिए, ठीक है। बी एक्स बराबर सी एक्स, इफ बी एक्स बराबर सी एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स, और ऐसा करना है किसके लिए? कॉलम है। अब इसका आप हिंदी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी चलिए आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि एन पंक्तियों वाले स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। एक्स के लिए बी एक्स। अब यहाँ पे कहीं बोला है कि एन पंक्तियों वाले सभी स्तंभ आव्यूह, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ट्रिक समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि एवरी का मतलब यहाँ पे क्या है, कि सिर्फ एक किसी मैट्रिक्स के बारे में बात हो रहा है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, राइट। बस ये बोल रहा है कि उसको कॉलम मैट्रिक्स होना है, सब हो ऐसा जरूरी नहीं है। हैविंग एन रोज, उसमें रो कितना होना चाहिए? एन, देन बी बराबर सी। अब यहाँ पे दिक्कत मेन क्या है, कि अगर आप बी एक्स बराबर सी एक्स लिखते हैं और आप मेरे को बोलते हैं कि एक्स इनवर्स पीछे लगा दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स ऑक्स इनवर्स को आई लिख दो। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक्स इनवर्स निकले तब ना। कॉलम मैट्रिक्स अगर कोई है, अगर कोई कहता है कि हम कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसमें एक कॉलम होगा, और ऑब्वियसली इसमें एन रोज है, तो अगर 2 रो भी हो सकता है तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये नहीं होगा,
तो फिर हम इसका इन्वर्स भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इन्वर्स किसका निकलता है, याद, ये अगर आपने बहुत बात नोट नहीं की है तो ये बात नोट कर लीजिए कि इन्वर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो यहाँ पे एक्स इन्वर्स, यहाँ पे एक्स इन्वर्स, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ सोचेंगे आंसर गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि 1x1, अगर आप कॉलम मैट्रिक्स भी सिर्फ 1x1 का सोचो, सबको 1x1 का सोचो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स फुलफिल हो जाएगा। तो उस समय ये बात लागू होगा, यानी बी बराबर सी हो सकता है किसी एक कॉलम मैट्रिक्स के लिए। तो बोथ 1 एंड 2 जो है स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। तो आपको ये स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करके नहीं देखना है कि ये कहीं गलत हो रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ना, किसी कॉलम मैट्रिक्स के लिए, राइट। हर कॉलम मैट्रिक्स के लिए नहीं, क्या इन जनरल ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, तो सही हो सकता है। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो करने के लिए, अब कितना क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये हम 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे, ये 15th क्वेश्चन हम कर रहे हैं मैट्रिक्स का। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट वीडियो में भी ज़्यादा अच्छा से आई थिंक डिस्कस नहीं हो पाया था लास्ट में, तो इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। इनफैक्ट कि जो सुबह में मैंने ऑडियो लेस वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैं ऑलरेडी समझा चुका था, तो वही आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैसे कैसे मैंने समझाया था, राइट। तो एक बार को बस स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से तो समझाऊंगा ही आपको, राइट, कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, राइट। एक बार आप स्लाइड में देख लो, और कुछ अगर आपको इसमें नोट करना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके ओके, चलो एक बार मैं आपको अलग से ये जो लीनियर इक्वेशन वाला पोर्शन है उसको समझा देता हूँ, कहीं तो जगह खाली मिलेगा, राइट, हाँ ये जगह खाली मिलेगा। तो ये अब हम एक टॉपिक जो है उसको पढ़ रहे हैं, जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ऑब्वियसली यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स होने वाले हैं कुल मिला के कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। ओके, तो जब भी आपका ऐसा दिए 3 वेरिएबल्स का कोई सिस्टम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आ गया, हाँ इसमें, एग्जाम में कैसे पता चल, पहले तो एग्जाम में बहुत लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन लोग समझने लगते हैं कि 10th वाला कोई क्वेश्चन है। 10th वाले में सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता था, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और उसी में आपको ये यूनिकनेस वगैरह डिटरमाइन करना है। तो ये मैं आपको सब सिखा देता हूँ, कैसे यूनिक होता है, कैसे कंसिस्टेंट होता है, सब यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे, ओके, इनफैक्ट जो मैंने पहले लिख लिया उसी में मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ, मैं जितना बोलूँगा आप सिर्फ उतना ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे, यहाँ पर देखिए, जितना बोल रहा हूँ उतना ही देखिए। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ये आपका तीसरा इक्वेशन है, ऐसे लिखा है। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म करना है, आपको सबसे पहले क्या फॉर्म करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, एक्स के पहले 1 है, वाई के पहले 2 है, जेड के पहले 1 है, तो वहाँ से आप फॉर्म कर लीजिए 1 2 1। उसके बाद एक्स से पहले 2 है, 4 है, 2 है, फिर 3 है, 6 है, 3 है, ऐसे फॉर्म कर लीजिए। फिर एक्स वाला मैट्रिक्स फॉर्म करना है, वो एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर बी वाला मैट्रिक्स, तो इधर इधर से 4 8 10 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे कि ए एक्स बराबर बी, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो सेटिस्फाई होगा। आप ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 को एक्स से तो एक्स आएगा, 2 को वाई से वाई आएगा, 1 को जेड से जेड, मतलब इस तरह से आपको तीनों इक्वेशन आ जाएगा। मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ए एक्स बराबर बी, तो ए एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन हम एक्स को बोलते हैं, ये याद रखिएगा, एक्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैट्रिक्स या सॉल्यूशन, ये बगल में भी लिखा होगा यहाँ पर। तो अगर x सॉल्यूशन है तो x1 अगर सॉल्यूशन है, अगर x2 अगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर x की जगह रखने से सेटिस्फाई करेगा। मतलब ax1 बराबर बी होगा और ax2 भी बराबर हो बी होगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा। मतलब ax1 और ax2 को आप जोड़ दीजिए तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा, राइट। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे x1 x2 सॉल्यूशन है तो स्मॉल ax1 प्लस स्मॉल bx2 ये भी एक सॉल्यूशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन इसी को बोलते हैं, राइट, कि आप कुछ कांस्टेंट से गुना करके उसका कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा। ax1 प्लस bx2 ये भी एक सॉल्यूशन होगा, इसको आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, डन डन डन, चलिए। तो अब हम आते हैं, ये जो पूरा बात है ये आपको मैंने बता दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा यार कि ऑडियो जो है ना कटे, राइट, क्योंकि इसके इसके कारण अगर ऑडियो नहीं कटता तो ये सब हम साथ में लिख रहे होते हैं अभी,
है ना, टाइम कम ज़्यादा, क्योंकि मेरे इस वीडियो को 1 घंटे के अंदर ही रखना है मेरे को, राइट, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना जाए, फिर देखना भी होगा, इसीलिए। हाउ टू सॉल्व ए एक्स बराबर बी। तो ए एक्स बराबर बी अगर है ना, तो सबसे पहले आप एक्स आप लिखेंगे ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि को फैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि आपको पहले को फैक्टर्स निकालना है, उनका ट्रांसपोज ले लेना है, वही आपको एडजॉइंट दे देगा, राइट। ओके, तो अब क्या हो सकता है कि आप जब ये ए इनवर्स निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट जब निकालने जाएंगे ना, तो दो बातें हो सकती हैं जब आप डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे। एक तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए, तो बहुत बढ़िया बात कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो अगर आ जाए तो आप एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर ये भी जीरो आ जाए तब सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या नो सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम देखेंगे कि कैसे डिटरमाइंट होगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब पहले जीरो आ रहा था डिटर्मिनेंट, लेकिन अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला नॉट जीरो, मतलब थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर और एक बात सीखना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर केस आया तो निकलेगा कैसे। तो इस क्वेश्चन में कमाल का बात है कि ये वही केस है इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन में सब कुछ सॉल्व करेंगे ए का वैल्यू लेके, इस क्वेश्चन में आप 1 2 1 सब कुछ ए का वैल्यू अगर आप निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको जीरो आएगा। फिर आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, वो भी आपको जीरो आ जाएगा। तो जीरो आ जाने के बाद, यानी कि जीरो आ गया तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, राइट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जो है जीरो आ गया तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, निकाल के देखते हैं, है ना। अगर निकल गया तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो निकालने के लिए क्या रूल है, ध्यान से सीखिए। कोई दो इक्वेशन चुना जाता है और जेड को के पुट किया जाता है, रिपीट कर रहा हूँ, कोई दो इक्वेशन चुनिए, जेड को के पुट करिए, तो x प्लस 2y बराबर 4 माइनस के, और ये 2x प्लस 4y 8 माइनस 2k यहाँ से आ जाएगा, जेड को के पुट करिए। उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये दो वेरिएबल वाला एक मैट्रिक्स बन गया। तो इसके लिए भी आप फिर इसको ax बराबर b से सॉल्व करिए, जैसे पूरा प्रोसेस फिर से x बराबर a इनवर्स b, तो वहाँ से फिर आप उसको सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे देखेंगे डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है अभी भी। अगर आप a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना, आपको डिटरमाइन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो डिटरमाइन निकालना होगा, तो डिटरमाइन जीरो आ जाएगा। तो फिर से डिटरमाइन जीरो आ गया, यानी कि अब जो है ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार और डिटरमाइन जीरो आ गया तो फिर यहाँ पे भी ये इन्वर्स निकालने में जो है दिक्कत आएगा। ओके, तो यानी कि अगर एक बार और ऐसे दिक्कत आ जाए तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, अगर डिटरमाइन फिर से जीरो आ जाए। ओके, चलते हैं आगे। तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस था। एक क्वेश्चन जो है इस पे और था, जो कि ये था, मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी पढ़ के जाना है। ए एक्स बराबर बी ए सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन विथ 3 अननोन्स, लेट x1 एंड x2 बी इट्स 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इफ द कॉम्बिनेशन ax1 plus bx2 is a solution of ax बराबर b where a b are real numbers then which one of the following is correct। तो जैसे अभी मैंने इसको पढ़ा, एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे मत पढ़िएगा, क्योंकि रीड वेल करना है आपको, तोड़ तोड़ के पढ़ना है कि अच्छा ऐसे पढ़ना है कि ए एक्स बराबर बी एक सिस्टम है। अच्छा, किस चीज़ का सिस्टम है, 3 लीनियर इक्वेशन का। अच्छा, उसके बाद उसमें 3 ऐसे अच्छा अच्छा बोलना है आपको बीच में कि आप समझ में आ गया। ओके, 3 अननोन्स का, लेट x1 एंड x2, उसमें x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं, किसके, इसी इक्वेशन के। तो अगर इसके x1 x2 सॉल्यूशन है और कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन है, तो अगर कॉम्बिनेशन एक सॉल्यूशन है और x1 x2 भी सॉल्यूशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर x1 x2 सॉल्यूशन है तो x1 भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ax1 बराबर b, ax2 बराबर b। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी अगर सॉल्यूशन है तो मतलब x के जगह हम ये पूरा डाल सकते हैं, तो मतलब a और x के जगह ये पूरा डाल देंगे तब भी b। इसको पूरा आप सॉल्व करिएगा तो a प्लस बी बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर किया हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, इंडिया 1 2023 कहाँ गए तुम, 15 और ये 16, इसका आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, और ये जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, 7 मिनट के आसपास और है, और इसको 7 मिनट में हम कवर कर ले रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, अब ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या करिए, इस कॉलम के लॉन्ग एवेलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको बचेगा x प्लस बी, और यहाँ से आप हाइड कर लेंगे तो ये बचेगा आपका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, बाकी तो जीरो हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। आप इसको मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा फिर क्यूबिक निकाल के, ये फैक्टराइज ऑलरेडी है तो यहाँ से रूट निकाल लीजिए, एक बार माइनस बी आएगा, एक बार ए, एक बार सी, तो जोड़ दीजिए ए प्लस सी माइनस बी, या ए माइनस बी प्लस सी। देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ए माइनस बी प्लस सी, बी नंबर ऑप्शन है। ओके, हाँ, बी नंबर ऑप्शन ही होगा इसका। ओके,
ये सब भी आप देख सकते हैं, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डीप डाइव क्वेश्चन। एक्चुअली ये सब सुबह वाले वीडियो का है जो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए आपको अभी सिर्फ स्लाइड दिखाना पड़ रहा है, बहुत दुख है, पर चलेगा आपके लिए कुछ भी। अब ये एनडीए 1 2023 में एक क्वेश्चन आया था जो कि गलत था, है ना। अब एनडीए का ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन था ये गलत था, इसका आंसर आपको बोनस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे 3 लिखा था, लेकिन आप यहाँ पे सी कर सकते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि मिक्स्ड वेज क्वेश्चन आता है, डीप डाइव मिक्स्ड वेज, है ना। तो मतलब इसमें आपका एपी लगाना पड़ेगा। अब दिया ही हुआ है, देखो एपी, ठीक है। तो एपी आपको लगाने के लिए सिंपल सा बात है कि अगर 3 नंबर यहाँ आपको ए बी सी दिख रहा है अलग सा, ए बी सी ए पी में है, तो इन दोनों का डिफरेंस बी ए का सी बी का सेम होता है, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो 2b बराबर ए प्लस सी होगा, तो 2b माइनस ए माइनस सी बराबर 0 होगा। तो ये आप प्रॉपर्टी लगा दो राइट। क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 2b बराबर ए प्लस सी है, तो यहाँ से आप ए प्लस सी माइनस 2b बराबर 0 ये भी लिख सकते हैं। तो ए आपका C1 में मिल रहा है, कॉलम नंबर 1 में, तो C1 में ही आप C1 C3 को जोड़ के 2C2 घटा लीजिए। अगर आप ऐसा घटाएंगे कि C1 में ये अप्लाई करेंगे C1 प्लस C3 माइनस 2C2, तो अगर आप देखेंगे ऐसा एक बार भी करके देखेंगे ना, C1 प्लस C3 जोड़िए तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। ऐसा आप करिएगा, फिर इसका ट्वाइस करके घटाइए, 2x माइनस 4, तो कट के सब 0 आएगा, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट का आंसर है 0 आएगा। यहाँ 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 सब 0 आ जाता है ना। तो ये आपका हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन है क्या इसके पास, 17 क्वेश्चन। और अब और देखते हैं, इसमें इसमें तो करीब 6 क्वेश्चन हमको मिला, और एक क्वेश्चन जो है 52 नंबर के आसपास था। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये 51 नंबर के आसपास है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है इसमें, आप इसको एवेलुएट कर दीजिए किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलाउंग, है ना, और उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए अल्फ़ा प्लस बी दिया है, यहाँ पे बी अल्फ़ा प्लस सी दिया है, तो इसको आप किसी भी एक रो या कॉलम के, तो यहाँ पे थर्ड रो चुनना आसान होगा, जिसके अलाउंग आप इसको वो कर सकते हैं एवेलुएट, ओके। या फिर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे और जीरो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं तो इसको थर्ड रो जो है रो उसके अलाउंग एवेलुएट कर लूँगा, ठीक है। तो थर्ड रो के अलाउंग इसको एवेलुएट करिए और पूरा इसको सॉल्व करिए खुद से, राइट, ओके। जैसे इसको हाइड कर लिया तो क्या बचेगा बताइए, ए अल्फ़ा प्लस बी, और यहाँ हाइड कर लिया तो क्या बचेगा, बी सी ए अल्फ़ा प्लस बी और बी अल्फ़ा प्लस सी। उसी तरह से फिर सेकेंड एंट्री लेना है, तो माइनस का साइन के साथ लेंगे, बी अल्फ़ा प्लस सी, और ये हाइड कर लेंगे, तो ए बी और ए अल्फ़ा प्लस बी बी अल्फ़ा प्लस सी, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पे ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको सबको सॉल्व करेंगे, और फाइनली जब लिखेंगे तो आपको एक फाइनल रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या आएगा, तो आपको पता चलेगा कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो ए बी सी जब जीपी में होता है तो बी बाई ए बराबर सी बाई बी होता है, कॉमन रेशियो बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा, राइट। ये आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो जो है 1 घंटे से काफ़ी, है ना, अब बस लंबाई होने वाला है 1 घंटे से, इसलिए इस वाले पोर्शन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, है ना। इस वाले पोर्शन को आप खुद सॉल्व करिए, यहाँ पर ये ले लीजिए एलिमेंट, ये ले लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, राइट। इसलिए आपको जो है ये खुद से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस साइड, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, असिस्ट यू विद द सॉल्यूशन एनी टाइम, ओके। अब चलते हैं आगे। 52, अब इसमें डेल्टा 742 अल्फा, तो ये उससे कनेक्टेड क्वेश्चन है 51 से। आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्या कहते हैं, एनडीए में सीडीएस में ऐसे, ये एक क्वेश्चन दिया रहेगा उस पर 5 क्वेश्चन पूछेगा या 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसका, तो उसी में आपको एक इक्वेशन आ जाएगा ऐसे करके, 7 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट को जब आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कितना क्वेश्चन हो गया ये, तो 11 6 17, ये 18 क्वेश्चन नंबर था, ये 19 क्वेश्चन नंबर था। और अब आपको हम आगे दिखाते हैं कि इस पर 3 और क्वेश्चन कैसे पूछा गया, यानी कि आप लगा लो कि 11 क्वेश्चन तो हर बार ही पूछ ले रहे हैं। ये देखो 76 नंबर क्वेश्चन है जो जिसमें आपका लिमिट को डाला गया है साथ में। इसमें F0 का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा बात है, सब जगह 0 डाल दो और F0 का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे 0 डालेंगे हर जगह, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो एक रो में सब 0 आ गया, यानी कि इसका आंसर 0 होगा, खत्म बात। उसके बाद आपको इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई एक्स। अगर आपको ये निकालना है fx बाई एक्स,
तो आप तो एक तो कर सकते हैं कि एफ एक्स बाई एक्स कर लीजिए, तो कॉस एक्स बाई एक्स करिए, फिर साइन एक्स बाई एक्स करिए, फिर टेन एक्स बाई एक्स करिए, है ना, कॉस एक्स बाई एक्स करिए, फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है ना। या फिर आप डायरेक्ट एफ एक्स को पहले एवेलुएट कर लीजिए और उसके बाद उसको एक्स से डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं एच डब्ल्यू में दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। और ये जो 78 नंबर है, दोनों बहुत आसान है, सिर्फ आप एफ एक्स को एवेलुएट कर लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से एवेलुएट करने के लिए एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स को बाहर आ जाएगा, अंदर आपका यहाँ पे 1 1 1 बचेगा और उसके बाद चाहें तो आप इन दोनों को घटा भी सकते हैं, तो फिर जीरो आ जाएगा और जीरो आ जाएगा, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा हिंट दिया मैंने, तो ट्राई करिएगा, एक्स कॉमन ले लीजिएगा और फिर इस दोनों को घटा लीजिएगा, है ना, ऐसा कुछ अप्लाई करिएगा C3 में, C3 माइनस C1, राइट। ओके, सो यस, दिस इज़ नाउ 1 आवर। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 1 आवर के अंदर ही उसको रिवाइज करना है। इसमें कुछ बचा है तो मैं आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है, चलिए ठीक है। तो इसी तरह से फिर अगली वीडियो में करेंगे जो आपका कैलकुलस वगैरह है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।